आज हम नेपाल के जो विरोध प्रदर्शन हैं, उनके इतिहास और उनके प्रकृति पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें काफी विविधता है। मतलब बड़े राजनीतिक आंदोलनों से लेकर सामाजिक न्याय, पर्यावरण, सब कुछ। कोशिश ये समझने की है कि ये विरोध प्रदर्शन नेपाल की कहानी में इतने लगातार क्यों रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शोर शराबा या घटनाएं नहीं हैं। ये असल में समाज के अंदर जो चल रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, खासकर लोकतंत्र की तरफ जो सफर है, उसको दिखाते हैं। स्रोत हमें इसी संघर्ष की एक झलक देते हैं। तो चलिए, सबसे बड़े आंदोलनों में से एक से शुरू करते हैं, जन आंदोलन दुटू 2006 वाला। इसे अक्सर ऐसे देखा जाता है कि राजा के सीधे शासन के खिलाफ लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक लड़ाई थी। स्रोतों में जिक्र है कि ये अभूतपूर्व जन उभार था। मतलब सिर्फ 7 पार्टी गठबंधन ही नहीं। हाँ, वो तो थे ही जो मुख्य राजनीतिक दल थे उस वक्त, लेकिन साथ में सिविल सोसाइटी, मतलब वकील, डॉक्टर, पत्रकार, हर कोई सड़क पर था। सही कहा, माहौल बिल्कुल अलग था। हाँ, और इसका नतीजा भी बहुत बड़ा था। पहले संसद बहाल हुई और फिर 2008 में तो सदियों पुरानी राजशाही ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, यह सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था। ये एक सबूत था कि जब राजनीतिक दल और आम नागरिक, मतलब सिविल सोसाइटी, एक साथ आ जाएं, हाँ, तो वो देश के मूल ढांचे को बदल सकते हैं। इसने आगे के लिए एक कह सकते हैं मिसाल कायम की कि लोगों की संगठित आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन जैसा होता है अक्सर, एक बड़ा बदलाव आता है तो नई चुनौतियां भी लाता है। जन आंदोलन 2 के बाद हमने देखा कि पहचान और समावेश का मुद्दा बहुत तेजी से उभरा। स्रोत बताते हैं कि कैसे मदेसी और थारू समुदाय जो तराई में रहते हैं, जी, वो काफी समय से महसूस कर रहे थे कि उन्हें हाशिए पर रखा गया है और वो नए राजनीतिक सिस्टम में अपनी बराबरी की जगह मांग रहे थे। बिल्कुल। 2007 का जो मदेसी विद्रोह था, वो इसी भावना का एक बड़ा उदाहरण था। और फिर सोचिए, 2015 में नया संविधान आया। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हाँ, बिल्कुल एक मील का पत्थर। पर दूसरी तरफ प्रांत कैसे बनेंगे, किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, इन सवालों पर गहरे मतभेद खड़े हो गए हैं। स्रोत यही दिखाते हैं कि एक समावेशी राज्य बनाना कितना जटिल हो सकता है। कोशिश अच्छी होती है, पर कुछ समूह फिर भी महसूस कर सकते हैं कि वो पीछे छूट रहे हैं। और वो 2015-16 की नाकाबंदी, वो तो इसी का एक विस्फोटक रूप थी। हाँ बिल्कुल, वो दिखाती है कि कागज पर संविधान बन जाना और जमीन पर सबकी संतुष्टि, इसमें फासला हो सकता है। और ये विरोध सिर्फ बड़े राजनीतिक मुद्दों या पहचान तक ही नहीं रुके। स्रोतों में बार बार जिक्र आता है भ्रष्टाचार का, महंगाई का, बेरोजगारी का। इन पर भी प्रदर्शन हुए। खासतौर पर छात्र संगठन, उनकी तो एक ऐतिहासिक भूमिका रही है इन मुद्दों को उठाने में। सही बात है। छात्र हमेशा से बहुत सक्रिय रहे हैं और हाल के सालों में देखें तो पर्यावरण की चिंताएं भी सामने आई हैं। जैसे हिमालय में जो बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनका असर क्या होगा। हाँ, जलवायु परिवर्तन के खत हैं। जी, और काठमांडू में वो इनफ इज इनफ जैसा अभियान चलाया, युवाओं ने चलाया। वो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब मांग रहे थे। तो इन सबको अगर एक साथ देखें, हाँ, तो एक पैटर्न दिखता है। स्रोत इशारा करते हैं कि 2025 तक आते आते शायद वो पहले जैसे बड़े राजनीतिक भूचाल वाले आंदोलन कम हुए हों, लेकिन विरोध का रूप बदला है। अब जोर किस पर है? शासन कैसा चल रहा है, आर्थिक न्याय है या नहीं, पर्यावरण बच रहा है या नहीं, राज्य की जवाबदेही। बिल्कुल मतलब राज्य की जवाबदेही। तो ये दिखाता है कि अगर थोड़ी राजनीतिक स्थिरता आ भी गई है, तो भी नागरिक समाज चुप नहीं बैठा है। वो अपने अधिकारों के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए सक्रिय है। सरकार पर दबाव बना रहता है। मुद्दे अब रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा जुड़ गए हैं, ऐसा लगता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का इतिहास बहुत विविध रहा है। राजशाही को चुनौती देने वाले बड़े आंदोलनों से लेकर हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की लड़ाई तक, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र और पर्यावरण बचाने की चिंताएं, ये लगातार दिखाता है कि नेपाल के लोग अपने भविष्य को बनाने में एक सक्रिय भूमिका चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा। स्रोत हमें दिखाते हैं कि ठीक है, बड़े पैमाने वाले विद्रोह शायद अब कम दिखते हों, लेकिन विरोध दर्ज कराने की वो जो भावना है, वो जज्बा, वो नेपाल के लोकतंत्र के लिए आज भी उतना ही जरूरी है। खासकर जब हम नए मुद्दे देखते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर या आर्थिक असमानताएं, तो ये सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात है कि आंदोलनों के इतने अलग अलग रंगों वाले इतिहास को देखते हुए भविष्य में नेपाल में लोगों को फिर से बड़े पैमाने पर कौन सी चीज एकजुट कर सकती है,
वो अगली बड़ी सामाजिक दरार या आकांक्षा क्या हो सकती है?